डिबेट की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ गए हैं। सबसे पहले नीलूफर मसूद साहब, सीधा और स्पष्ट सवाल आपसे। उमर सरकार चलाएंगे और फारूक अब्दुल्ला साहब क्या आतंकियों की हिमायत करेंगे, क्या पैरवी करेंगे क्या? मुझे नहीं समझ में आ रही है। तो आप ये क्या कह रहे हैं कि पैरवी करेंगे? किसकी पैरवी की जाती है? बातचीत अगर करने हम की ये बात अगर की जा रही अगर है, सामने अगर से हम गोलियां आ रही है नीलूफर जी, अगर तो कैसे अगर उसको हम पकड़ा ये जाए? चाहते हैं अगर हम ये चाहते हैं एक प्रोब के जरिए ये पता चले कि असल में हु इज इन्वॉल्व इन द मैटर, और क्यों ये जो हमले हैं ये क्यों जब सरकार बनी उसके बाद दिन ब दिन ये क्यों बढ़ते जा रहे हैं, इसमें कौन सी गलत बात है? क्योंकि अगर एक तरफ से लॉ एंड ऑर्डर हमारे एलजी साहब और सेंटर के पास डायरेक्टली है, तो क्या वजह है? अगर कल तक जीरो टॉलरेंस थी, उस जीरो टॉलरेंस में हम ये कहते थे कि नहीं भाई यहाँ पर कोई मिलिटेंट अब रहा ही नहीं है, तो रातों रात ये कहां से पैदा हो गया? अगर ये जानने की कोशिश की जा रही है कि असल में कौन इंसान है जो इसमें मुलव्वस है, इसमें क्या गलत बात नीलूफर है? जी, आपका कम निशाना से कम किसकी पूरी तरफ है? साजिश आपको क्या लगता है? देखिए किसकी तरफ है, क्या तरफ है, मुझे उसकी तरफ कोई गर्ज नहीं है। मुझे ये गर्ज है हु आर द एक्चुअल पीपल प्लस हु आर अदर पीपल हु आर इन्वॉल्व इन द मैटर। जब एक इंसान मारा जाता है वो अपने साथ कई राज ले लेता है। तो जिस तरीके से एनकाउंटर में अगर हम किसी को पकड़ सकते हैं ताकि वो साजिशें कौन कौन इसमें मुलव्वस है, कौन लोकल सपोर्ट है जो नीलोफर जी, इनको आप ही सपोर्ट बता करके। दीजिए कि सामने से गोलियां चल रही हैं तो उनको पकड़ा कैसे जाए? देखिए हमारी फोर्स जो है उसमें हर किस्म की क्षमता है, वो हर किस्म की ट्रेनिंग उन्होंने ले ली है। ऐसा नहीं है कि आप किसी टेररिस्ट को जिंदा नहीं पकड़ सकते। तो जहां पर मिनिमम एक बंदा हो और यहाँ से फौज भी इतनी ज्यादा है, तो हम उनको पकड़ क्यों नहीं सकते? कम से कम इंट्रोगेट करके उनसे इन्वेस्टिगेशन करके ये पता चलेगा अगर इनके साथ और भी साथी जुड़े हुए हैं वो कहां पर है, किस जगह है। तो वो एक नेट जो बना हुआ है टेररिज्म का, मिलिटेंसी का, उस पर कहीं ना कहीं रोकथाम सही तरीके से अच्छे मानों में हो सकती है। उस जमीन में अगर ये स्टेटमेंट आती है तो उनको पकड़ना चाहिए। मुझे नहीं लगता है कोई ऐसी एंटी नेशनल या कोई ऐसी बात है जिस पर लोग इस वक्त निशाना ताक रहे हैं डॉक्टर साहब। अनंत मलिक जी, प्रवक्ता है बीजेपी के। नीलोफर जी को आपने सुना, उन्होंने कहा कि फारूक साहब के स्टेटमेंट में कुछ गलत नहीं है। तरीके से फारूक अब्दुल्ला साहब का जो बयान आया है निश्चित तौर पे गैर जिम्मेदाराना बयान है। भारतीय जनता पार्टी प्रारंभ से कहती रही कि जिस तरीके से राष्ट्र विरोधी बयान चुनाव के पहले आते रहे, फारूक अब्दुल्ला के हो चाहे उमर अब्दुल्ला साहब के हो चाहे पीडीपी के नेता की हो, लगातार भारत को तोड़ने वाले जो बयान इनके आते रहे हैं और कश्मीर और जम्मू कश्मीर की आवाम को ये पता था। लेकिन विगत चुनाव के बाद आशीष जी मैं बताना चाहता हूं कि अभी चुनाव संपन्न हुए 1 महीने हुए हैं। 1 महीने के अंदर 16 हमले हुए हैं। 16 हमले में 10 हमले सिर्फ और सिर्फ कश्मीर में हुए हैं और 6 हमले जम्मू प्रभाग में हुए हैं। जी, ये सरकार गठन के बाद सरकार बनाने के लिए उमर जिस तरीके से कश्मीर में घूम घूम कर लोगों को, आवाम को ये कहते रहे कि हमारी सरकार आएगी तो जितने भी आतंकवादी मारे गए हैं या जो आतंकवादी जेल के अंदर है, जो मिलिटेंट लगातार वहां के नागरिकों पे हमला कर रहे थे, उनको बचाने के जो बयान आ रहे थे, उनको मुआवजा देने के जो बयान आ रहे थे, तो हम चुनाव के समय भी ये कहते रहे, आवाम से भी कहते रहे, हम लगातार सड़क से लेकर सदन तक में, हम दिल्ली तक ये कहते रहे जी। कि ये जो उमर अब्दुल्ला जी की पार्टी है, चाहे वो पीडीपी है, ऐसे पार्टी जो देश विरोधी बयान देकर क्या आवाम, क्या देश को क्या मैसेज देना चाहती है। और आज उमर अब्दुल्ला साहब के फादर फारूक अब्दुल्ला साहब के बयान ने ये तय कर दिया है कि चुनाव के पहले जो हम बयान दे रहे थे, भारत विरोधी बयान दे रहे थे, और आज हमारे बेटे की सरकार है, हमारी पार्टी की सरकार है, तो अपने पार्टी को किस तरीके से प्रेस करना है, क्योंकि लगातार हमले हो रहे हैं उन हमलों। लेकिन अनंत मलिक साहब, उन्होंने तो एक बात और कही कि सरकार को अस्थिर करने की भी कोशिश की जा रही है। देखिए आशीष जी, इसके पीछे की एक टेक्नोलॉजी को समझिए जी। 4 तारीख से पहले विधानसभा का सत्र प्रारंभ होना है जी। तो लोगों को, वहां के आवाम को ये क्या मैसेज देंगे? धारा 370 को हटे हुए 6 साल हो गए जी। 6 साल में ये जब उमर अब्दुल्ला साहब आवाम से ये कहते रहे, फारूक अब्दुल्ला साहब कहते रहे कि हमारी सरकार बनते ही सबसे पहला काम ये करेंगे कि धारा 370 को हटा देंगे। तो हम अब पूछना चाहते हैं नीलोफर जी से कि आपने जो आवाम से जो
कहा था, क्या आप उसको पूरा करेंगे? हमारे कांग्रेस के मित्र होते तो मैं कांग्रेस से भी पूछना चाहता हूँ। नीलोफर जी, इस सवाल का जवाब आप दे दीजिए, फिर मैं ललित अंबरदार जी के पास जाऊंगा, फिर मैं वकार भट्टी साहब आपके पास आ रहा हूं। मैंने वैसे बहुत कोशिश की इनकी स्टेटमेंट पूरी सुनने की, अगर वो क्वेश्चन आप दोहराएंगे मैं सुन लूंगी, क्योंकि मुझे इको इनकी आवाज आ रही है। देखिए, इन्होंने, अनंत मलिक साहब ने कहा कि लगातार एनसी जो है पूरे चुनाव के दौरान एक बात कहती रही कि हम 370 हटाएंगे। विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है, उसको लेकर एनसी की तरफ से, सरकार की तरफ से क्या कुछ तैयारियां हैं, उमर सरकार की तरफ से? देखिए, 370 को हटाना या नहीं हटाना वो हमारे मैनिफेस्टो में है। मुझे नहीं समझ आ रही है कि 370 को, ये जो स्पाइक हो गया है वायलेंस में, उसके साथ क्या ताल्लुक है? क्या वो लोग जो ये चाहते हैं 370 वापस नहीं आए, इनके बयान के मुताबिक क्या वो लोग उसमें जिम्मेदार हैं? इनसे पूछ लीजिए आप, ये दर्शाना क्या चाहते हैं? अगर 370 हमारे मैनिफेस्टो पर है, ये एक पॉलिटिकल जदोजहद है, हम कहते आए हैं 70 साल लगे बीजेपी को, सेंटर को उसको हटाने में। हो सकता है कुछ साल हमें और लगे, हो सकता है सेंटर मान जाए कि नहीं, हमें कुछ ना कुछ करना है जम्मू कश्मीर के लोगों को, ताकि 370 इनको वापस दे दे। लेकिन ये दर्शाना कि हम 370 को वापस ला रहे हैं या मांग रहे हैं, तो क्या ये स्पाइक उस वजह से है? ये दिखाना मिलिटेंसी और 370 का कोई आपस में ये बंधन है क्या? ये वो दिखाना चाहते हैं? वो लोग जो 370 को नहीं चाहते, क्या वही जिम्मेदार है स्पाइक में? इनसे पूछ लीजिए आप। एक सवाल का मैं जवाब लूंगा, उनसे लूंगा। ललित अंबरदार जी, सबसे पहले फारूक साहब के बयान पर आपसे ले लेता हूं। फारूक साहब ये कह रहे हैं कि भाई आतंकियों से पूछताछ होनी चाहिए ताकि पता चल सके कि इसके पीछे कौन है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर सामने से गोलियां चलाई जाएंगी तो पूछताछ कैसे होगा? और क्या ये मीठी चाशनी में डुबाया हुआ एक शब्द है, एक वाक्य है, और आतंकियों की पैरवी पीछे हाथ से की जा रही है? क्या ऐसा है क्या कुछ? आपके जो टाइटल पर चल रहा है कि आतंकियों के साथ हमदर्दी, मैं समझता हूं उसमें थोड़ी सी एम्बिग्विटी है, थोड़ा कमी है उसमें। अगर आप लिखे कि पाकिस्तान के साथ हमदर्दी, क्योंकि 2 दिन हो गए, कितने दिन हो गए, 3 दिन हो गए, तो इसी फारूक ने कहा था कि पाकिस्तान सब कुछ करा रहा है, पाकिस्तान से कैसे बातचीत होगी, पाकिस्तान को ये, पाकिस्तान बर्बाद हो। ये 3 दिन पहले का था। और आप इलेक्शन के साथ जो 370 के साथ जोड़ रहे, देखिए 370 की जो इलेक्शन की कैंपेनिंग थी, ये जो इनको मेन स्ट्रीम इस्लामिस्ट पार्टी बोलता हूँ कश्मीर की, जो पीटीआई है और ये नेशनल कॉन्फ्रेंस है, इन्होंने जो 70 साल से जो कश्मीर के आम जवानों को, जो गरीब मुसलमानों को जो अफीम पिला रहे ना, इस शनाख्त की पॉलिटिक्स, उन्होंने इस इलेक्शन में पिलाई कि 370 लेके आएंगे। ये जो दिल्ली में बैठा ये जालिम है, इनका जो मेंबर पार्लियामेंट है ना, जो श्रीनगर का, वो तो आपका तो हमेशा से यही। लेकिन ललित अंबरदार जी, वो पावर तो राज्य सरकार के पास है ही नहीं, तो क्या गुमराह करने की कोशिश की गई क्या पूरे चुनाव में? तोड़ने की कोशिश मत कीजिए। ये आप हिंदू मुस्लिम का कार्ड जो हमेशा खेलते हैं, ये बहुत बदकिस्मती से, आई ऑब्जेक्ट दिस, ये हमेशा आप हर किसी में ये आप बोलिए ललित जी। जम्मू कश्मीर के लोग एक है, हमने कभी आपको अलग नहीं अपने आप से समझा, लेकिन आप इस कार्ड को बार बार खेलते हैं। ये इस्लामिस्ट बोलकर, दिस इज नॉट गुड। ललित जी, बहुत बेवकूफ बनाया आपने 70 साल किसको बेवकूफ बनाया? बेवकूफ बनाया? किसी ने किसी को बेवकूफ नहीं बनाया। सुनिए मैं बताता हूँ किस लिए बात। ये जो हुर्रियत वाले थे ना, हुर्रियत वाले तो सरेआम बोलते थे आजादी बराए इस्लाम इन कश्मीर। छोड़ दीजिए ना, हुर्रियत और नेशनल कॉन्फ्रेंस एक थोड़ी ना है, वो थोड़ी एक है। यू आर जस्ट नहीं, एक पेज पर खड़ा करके आप हुर्रियत को ला रहे हो और नेशनल कॉन्फ्रेंस को ला रहे हैं, और उन पॉलिटिकल पार्टीज को जिन्होंने जदोजहद करके अपने जो इलेक्शन से। भट्टी साहब कुछ कह रहे हैं। अंबरदार जी मैं आ रहा हूं। भट्टी साहब आप कुछ कह रहे हैं, आप आइए डिबेट में जी। आप बोलिए अंबरदार जी, आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। अगर इंटरप्ट करेंगे तो मैं किसी को बोलने नहीं दूंगा। अंबरदार जी आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, यही वजह है कि मैं वकार भट्टी साहब को ला रहा हूं डिबेट में। आवाज आ रही है आपको मेरी? अब आ रही है, अब आप बोलिए। हुर्रियत को खराम बोलती थी, सड़क पे बोलती थी कि हम पाकिस्तानी, हम जीवे जीवे पाकिस्तान कश्मीर पाकिस्तान है। लेकिन ये जो मेन स्ट्रीम है ना, ये लोग कश्मीरी फारूक अब्दुल्ला के वीडियो थे, भाषण देखे कश्मीरी में हुर्रियत को बोलते थे, तुम इस जद्दोजहद में अकेले नहीं हो, हम तुम्हारे साथ हैं। मैं इसीलिए सवाल उठा रहा हूं ना कि मीठी चाशनी से बोला गया ये शब्द है ना, मीठी चाशनी से बोले गए ये वाक्य है। बैक से क्या ये पूरे जो ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं उस पर सवाल तो नहीं उठाया जा रहा है
कि आप आतंकियों को मार क्यों रहे हैं? आप चाहे तो उन्हें गिरफ्तार कर सकते थे। करके हिंदुस्तान को अंदर से खोखला करने के लिए, इसलिए कह रहा हूं मैं, इनसे ज्यादा। अब शेख अब्दुल्ला को 10 साल पंडित नेहरू ने, जिसने कश्मीर के लिए शेख अब्दुल्ला को 370 देके छोटा मोटा पाकिस्तान बना के दिया था, उसी जवाहरलाल नेहरू ने शेख अब्दुल्ला को 10 साल से ज्यादा जेल में रखा था देशद्रोह के लिए। वो किस लिए रखा था? क्या पंडित नेहरू को समझ नहीं थी क्या उस वक्त? वो उनका दोस्त था। तो इसलिए कह रहा हूं मैं, ये दिल्ली में बैठ के कुछ बोलते हैं, राम के भजन गाते हैं, जम्मू में कुछ बोलते हैं, लद्दाख में कुछ बोलते थे, कश्मीर में उर्दू में कुछ बोलते हैं और कश्मीरी में कुछ बोलते हैं। इनकी जो टारगेटेड ऑडियंस है ना, सब स्पेसिफाइड है। और हम जैसे दिल्ली में बैठे हैं लेफ्ट लिबरल को बेवकूफ बनाते हैं कि ये हिंदुस्तानी है। जी वकार भट्टी साहब, आप कुछ कह रहे थे। जी अंबरदार जी, वकार भट्टी साहब को बोल लीजिए। जी वकार जी। जी आज डिबेट किस पे है जनाब? मैं आपसे पहला सवाल पूछ, वकार जी आपको आवाज आ रही है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ डिबेट का इशू क्या है? डिबेट का इशू वही फारूक साहब के बयान को लेकर है। जी सर, 75 साल से यही तो डिबेट चल रही है। ना पाकिस्तान को आप खत्म कर पाए, ना पाकिस्तान की आने वाली मिलिटेंसी को खत्म कर पाए। आप कह रहे हो कभी आपने अटानमी को छीना, प्राइम मिनिस्टर को जेल में डालकर सोचा कि हम पाकिस्तान को सबक सिखा लेंगे, फिर भी पाकिस्तान सबक नहीं सीखा। 87 में आपने धांधली करवाई चुनाव की, जमातियों को, लोगों को जो असली चुनाव जीते थे उनको जेलों में डाला। आपने सोचा इससे मसले का हल हो जाएगा, उससे भी मसले का हल नहीं हुआ। फिर मोदी जी आए, योगी जी आए, अमित शाह जी। भट्टी साहब के मुझे लगता है कि नेटवर्क में कुछ इश्यू है। बीजेपी प्रवक्ता जी आवाज आ रही है, बोलिए भट्टी साहब। आवाज आ रही जी। देखिए 370-35 ये खत्म किया था जिस दिन, उस दिन अमित शाह ने पार्लियामेंट के अंदर ये खड़े होकर कहा था कि ये 370 खत्म करने के पीछे मकसद जो हमारा है वो है कश्मीर से मिलिटेंसी को खत्म करना। तो बताओ कहां है मिलिटेंसी खत्म करना? कम हुई कि नहीं हुई? कम हुई कि नहीं हुई भट्टी साहब? सुनिए ना सर, इतनी कम हुई है कि एक दिन में श्रीनगर में भी अटैक हो रहा है, साउथ कश्मीर में भी हो रहा है और नॉर्थ कश्मीर में भी हो रहा है, पीर पंजाल में भी हो रहा है। कुछ कनेक्शन में प्रॉब्लम है भट्टी साहब, मैं आपके पास आऊंगा। आनंद मलिक साहब, आप भट्टी साहब को सुन रहे थे, सवाल उठा रहे हैं यहां पर कि अचानक ये हमले क्यों बढ़ रहे हैं। मैं भी सवाल पूछना चाहता हूं भट्टी साहब से। ये भट्टी साहब ये बताइए कि ये हमले कब हो रहे हैं? लगातार एलजी के शासन में, भारत सरकार के नेतृत्व में जिस तरीके से विकास की तमाम गाथाएं लिखी जा रही है, जम्मू कश्मीर में लिखी जा रही थी सरकार बनने से पूर्व, आपने देखा होगा आशीष जी कि जिस तरीके से हमले हो रहे, एक तो हमले हो नहीं रहे थे, यदि हमले हो रहे थे तो उसके पूर्ण रूप से जो जवाब दिए जा रहे थे उससे आतंकवादियों में तालिमात था। आप देखिए कि 35 वर्षों तक ऐसे क्षेत्र हैं, चाहे जम्मू का चिनाब वैली हो, चाहे वो कश्मीर का कोई भाग हो, जहां पे कभी हमले नहीं हुए, आज वहां पे हमले हो रहे हैं सरकार गठन के बाद। तो जो मिलिटेंट थे, जो आतंकवादी थे, जिनको पता था कि अब हमें कहां पे सुरक्षित पनाह लेना है, वहां पे सुरक्षित पनाह लेने के बाद जिस तरीके से वो हमले सरकार गठन के बाद कर रहे हैं, ये सरकार के लिए चिंता की विषय है। और जहां तक भारत सरकार की बात है, भारत सरकार की नजर लगातार है और जिस तरीके से उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला साहब के बयान आ रहे हैं और पाकिस्तान के प्रति जो उनकी हमदर्दी है, तो भारत की जनता भी देख रही है, केंद्र सरकार भी देख रही है और सारी एजेंसियां की भी नजर है और कभी भी इनके मंसूबों को सफल नहीं होने दिया जाएगा। ये आशीष जी, मैं आपसे भाजपा का कार्यकर्ता होने के नाते मैं, लेकिन अनंत मलिक साहब, हमले लगातार हो रहे हैं। अगर 15 दिनों की बात करें तो 7 हमले हुए। 18 अक्टूबर को शोपियां में आतंकी हमला हुआ, एक श्रमिक की मौत हुई। 20 अक्टूबर को गांदरबल में एक निर्माण कंपनी पर हमला हुआ जिसमें 7 लोगों की मौत हुई, 5 घायल हुए। 24 अक्टूबर को पुलवामा में आतंकी हुआ, श्रमिक घायल हुआ। 24 अक्टूबर को गुलमर्ग के पास एलओसी के निकट आतंकी हमले में 3 जवान शहीद हो गए। 28 अक्टूबर के जम्मू के अखनूर में आतंकियों से मुठभेड़ हुई, 3 आतंकी ढेर हुए। इसके अलावा 1 नवंबर को बडगाम में उत्तर प्रदेश के 2 श्रमिकों और इसके अलावा सेना के जो शिविर थे उन पर हमला हुआ। हमले तो बढ़े हैं ना? निश्चित तौर पर आशीष जी, मैं तो कह रहा हूं कि सरकार गठन के बाद 16 हमले हुए हैं, 16 में 10 सिर्फ कश्मीर में हुए हैं, 6 जम्मू में हुए हैं। तो हम तो ये कह रहे हैं कि ये तो हमले हो रहे हैं,
जब एलजी साहब का शासन था, केंद्र के अधीन शासन था, तो इस तरह के हमले क्यों हो रहे थे? जिस तरीके से प्रवासी मजदूरों पे हमले हो रहे हैं, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और सारी एजेंसियां जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में काम कर रही है, आशीष जी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, जितने भी मिलिटेंट हैं, जिस तरीके से आतंकवादी हमले हो रहे हैं, एक भी वक्त नीलोफर नहीं जी से जाएंगे। इसका जवाब ले लेते हैं। नीलोफर जी, आप अनंत जी को सुन रही होंगी। अनंत जी सीधा ये कह रहे हैं कि नई सरकार के गठन के बाद ही ये शुरू हुआ। देखिए, मुझे लगता है जो फारूक अब्दुल्ला साहब ने बयान दे दिया है, आपको याद होना चाहिए इससे पहले भी एक रिपोर्ट जो थी आर्मी की वो लीक हो गई थी, जिसमें ये कहा गया था कि जो रिटायर आर्मी जनरल है वीके शर्मा, ही इज इन्वॉल्व समवेयर। वो एक रिपोर्ट आई थी टीएसडी के खिलाफ, वो जो एलिगेशंस लगे हुए थे। तो उस वक्त भी जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक इंक्वायरी के लिए कहा था कि सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, ताकि ये पता चले कि जो ये रिपोर्ट आई हुई है एक्स आर्मी जनरल की तरफ से, जो इन्होंने एक इंक्वायरी बिठाई हुई थी, तो क्या वजह है। उसमें ये कहा गया कि गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस जो चल रही थी उमर साहब के टाइम पर, उसको टॉपल करने के लिए कुछ उनकी इन्वॉल्वमेंट थी। तो उस जिम्न में अगर आप देखेंगे वो रिपोर्ट भी कभी, जो हमने कहा था कि एक सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, वो कभी हुई नहीं। तो आज फिर से जो ही उमर साहब ने टेक ओवर किया है एज सीएम, फिर से यहाँ पर राइज हो गया, स्पाइक हो गया है इंसिडेंट्स में। तो इट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न कि अगर सेंटर के पास सब कुछ है, तो एक शख्स अगर किसी जगह है, हम ये कहते हैं उसको पकड़ लीजिए, आप उसमें इन्वेस्टिगेट कीजिए, आप देख लीजिए। हम ये नहीं कहते पाकिस्तान से बात कीजिए। अगर कोई शख्स हमारे घर में घुस आया है, उसको कौन स्पेस दे रहा है यहाँ पर, उसको कौन लोकल फीड कर रहा है, उसके पीछे कौन से लोग हैं, ताकि वो सारा नेट जो है वो हमारे सामने आ जाए। इस साजिश में कौन लोग, हमारे अपने लोग शामिल है, जो इनको रिफ्यूज देते हैं, जो उनको जगह देते हैं, जो उनको खाना देते हैं, जो हर कोई चीज देते हैं। तो ये चीजें देखने के लिए अगर इंक्वायरी बिठाई जाती, एक जिंदा शख्स को पकड़ेंगे, तो हर कोई चीज सामने आ जाएगी। लेकिन कोई इंसान पैराशूट के जरिए सेना के ऑपरेशन पे सवाल उठा रही हैं। सुन लीजिए, कि वो जानबूझ के गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं, वो गोलियां मार रहे हैं। क्या गोलियां मारना गलत है क्या नीलोफर मसूद जी? देखिए, हमने ये नहीं कहा, आप अपनी सोच के हिसाब से नहीं, मैं सवाल पूछ रहा हूँ। ये गलत है, ये गलत है। न तो हम अपने जवानों पर उंगली उठा रहे हैं, न उनकी गोलियों की बौछार पर लगा रहे, या वहां से जो गोलियां आ रही है हम ये कह रहे हैं उस देश से आप बात नहीं कीजिए या कीजिए, हम ये नहीं कह रहे। हम सिंपल ये कहते हैं कि कोई पैराशूट के जरिए आतंकवादी यहाँ पर नहीं आया है, कोई मिलिटेंट यहाँ पर पैराशूट के जरिए नहीं आया है। कहीं ना कहीं वो जमीनी सतह पर अगर आया है, बॉर्डर क्रॉस किया है उसने, या किस तरीके से आया है, ये सारी जो है साजिश है, इसका अनुमान तभी होगा, पता तब चलेगा जब एक इंसान को जिंदा पकड़ा जाएगा। उसमें ये मुलव्वस लोग, जो चाहे लोकल शेल्टर उनको देते हैं या लोकल लोग हैं या कोई जिम्मेदार है, कि किस तरीके से वो वहां तक पहुंचा, जबकि टाइट सिक्योरिटी है। आप खुद कैसे जानते पहुंचा हैं है? भट्टी साहब के पास चलते हैं। भट्टी साहब बहुत देर से बोल नहीं पाए, मुझे लगता है कनेक्टिविटी उनकी सही हो गई है। भट्टी साहब बोलिए अब आप। जी देखिए, मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी सुन रहा था, मैं बीजेपी को भी सुन रहा था, और बाकी एक बैठे हैं कश्मीर के पंडित ललित जी, उन्होंने उनको भी सुना। देखिए, आप जितना मर्जी शोर मचा लीजिएगा जनाब, जितना मर्जी सर पटक के बाल उठा लीजिए, नाखून काट लीजिएगा, जम्मू कश्मीर में 75 साल से ना कुछ बदला है ना कुछ बदलने वाला है। जब तक आप सीरियस होके जम्मू कश्मीर को बातचीत के जरिए इस मसले को पाकिस्तान के साथ बैठ के हल नहीं करेंगे। देखिए, तुम सुन लीजिए, मैं सीरियस कह रहा हूँ। यहाँ आप ये सोच लेंगे कि जम्मू कश्मीर के अंदर हर घर में तिरंगा चाड़ रहे हैं लोग, लाल चौक के अंदर दिवाली की बत्ती जला रहे हैं, इसका मतलब है कश्मीरी सारे हिंदुस्तानी हो गए। बिल्कुल गलत सोच है जनाब। जम्मू कश्मीर के हर एक नागरिक, जम्मू कश्मीर का खासकर कश्मीर के लोग जो है ना, वो आज भी मसले कश्मीर को हल चाहते हैं, आज भी कुछ पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं, आज भी कुछ नहीं। ये गलत सोच है, ये गलत सोच है। ये आप अपनी सोच ला दिए, बस पूरे कश्मीर के लोगों के ऊपर ये आपकी सोच हो सकती है। भट्टी साहब, अनंत अमित साहब, आप इसका जवाब दीजिए। मैं सच बोल रहा हूँ। देखिए, सुन लीजिए। नहीं, मैं आपकी क्यों सुनूं? पाकिस्तान की, मैं पाकिस्तान की क्यों सुनूं? पाकिस्तान की बात, पाकिस्तान से किस बात के लिए चर्चा करेंगे? किस बात के लिए चर्चा करेंगे वकार भट्टी साहब? नहीं, किस बात के लिए? वो आतंक फैला है, मुझसे बात करेंगे जाकर। अनंत अमित साहब, आप बताइए। भट्टी साहब, मैं आपके पास आऊंगा, मैं आता हूं। अनंत अमित साहब को सुन लेते हैं, उसके बाद मैं आता हूं भट्टी साहब आपके पास।
हम बात करेंगे, पीओके पर करेंगे। 30 मिनट सबको सुना मैंने सबको सुना, चुप रहा ना मैं 30 मिनट। भट्टी साहब ऐसे नहीं चलेगा। आप देश में रहते अरे भट्टी साहब ऐसे कैसे, भट्टी सच बोलेगा, आपको सच सुनना नहीं है तो मरो जाकर बाहर में जाओ। सच बोल रहा हूँ, मेरा कहना सच बोलना, सच का आईना दिखाना, आपको झूठ का आईना देखना, जाके देखते रहो उसके मुंह में। या तो पहले कभी फिल्मों में पाकिस्तान को उड़ा दो, तो कभी सीरियल में उड़ा लो, कभी थिएटर्स में जाकर फिर पाकिस्तान को कोई आपका हीरो जाकर उड़ा करके आ जाएगा। भी चलाते रहेंगे और बातचीत भी करते रहेंगे, ये संभव नहीं है। ये मोदी जी की सरकार है, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में सरकार चल रही है। इस बात को आतंकवादी ध्यान रखे, पाकिस्तान भी ध्यान रखे, ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकारें चल रही है। हम चाहते हैं अनंत मलिक साहब को स्क्रीन पर लगाया जाए, लाया जाए और भट्टी साहब को बोलिए। अनंत मलिक जी, भट्टी जी आप भी उसका जवाब दीजिएगा। देखिए पहले मुझे बोलने दीजिए, आनंद जी को जवाब देने दीजिएगा। मैं आनंद जी से सवाल पूछना चाहता हूं। संभव नहीं है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में सरकार चल रही है। मोदी जी के नेतृत्व, मोदी जी कश्मीर को चीज कर चुके हैं, संलिप्त है और आतंकवाद से मोदी जी कश्मीर में क्या अचीवमेंट कर दिया कश्मीर में, मुझे बताओ भाई। भाई चलाने से, शोर मचाने से कश्मीर के हालात नहीं बदलने वाले। तो वकार भट्टी जी आपके सुझाव से बदल जाएंगे क्या? किस तरह की बातें कर रहे हैं आप? सर चिल्लाने, शोर मचाने से बदलता तो नहीं, शोर तो आप मचा रहे हैं। औकात में रहिए, आप अपनी औकात में रहिए। मैं सीरियस होता, मैं आईना दिखा रहा हूँ जनाब, मैं आईना दिखा रहा हूँ भारत को, मैं भारत के लोगों को आईना दिखा रहा हूँ। आप कहाँ के हैं? आप कहाँ के हैं वकार भट्टी साहब? भारत को आईना दिखा, आप कहाँ के हैं? आप भट्टी साहब भारत में, आपकी नागरिकता क्या है आज की तारीख में? आईना दिखाइए। आपकी नागरिकता क्या है? भट्टी साहब आपको हाँ, मेरे आधार कार्ड इंडिया तो फिर आप भारत के नहीं है, भारत के नागरिक नहीं है क्या? बात करते हुए भारत के लोगों को बोला ना, अरे आपको भारत के लोगों को बोला मैंने। अरे बोलिए अपने देश। अरे आपको शर्म नहीं आ रही बात हमारे करते कश्मीर हुए? हूँ, पहाड़ों पर रहने वाला इंसान हूँ। नहीं, कश्मीर क्या अलग है क्या? भारत नहीं है क्या वो? बात करते हैं आप? देखिए जनाब, आप खुद ही रोज ये खुद आप कह रहे हो, रोज कभी बत्तियां जला रहे हो, कभी आप तिरंगा घर घर पे लहरा रहे हो। आप ही शक में हो कि कश्मीर हमारा नहीं है। नहीं ना, ये शक आपके मन में है। कान की बात है क्या? लाल किले के मेरे मन में तो कोई शक नहीं है। नहीं, आपकी बातों से लग रहा है। की बात है ना। मेरे मन में ये है कि आप पाकिस्तान से बातचीत करें, पाकिस्तान को पूछे, उसको जवाब नहीं बनाए, वो आतंकी हमले करवाए, हम उससे बातें करें। पाकिस्तान हमारे मत करो, फिर मरते रहो, मारते रहो, मरते रहो, मारते रहो, मरते रहो, मारते रहो, इसी में खेल खत्म हो जाएगा एक दिन दुनिया का। पाकिस्तान करते रहो जो करना है। में रहे और पाकिस्तान औकात में रहे। ये मैं चीख रहा बीच में तीसरी जगह, मैं नहीं तो मैं तू कौन, कहाँ से आया बीच में? भाई सुन रहा तो सुन, बोल बात, चिल्ला मत भाई मेरे भाई। चलाने से तुम समुद्र नहीं बन जाओगे। सुना मेरी बात, आराम से बात करो, शांति से, अमन से, पीसफुल तरीके से बात करो। ऐसे शोर मचाने से क्या हो जाएगा? मैं डर जाऊंगा? डर तो भाई मैं नहीं डरूंगा यार तेरे चीखने से। अरे आप डरोगे नहीं? देश की 140 करोड़ आबादी है। ओ यार आराम से बोल। मैं तुमसे ये पूछ रहा हूँ, नरेंद्र मोदी 14 से देश में है, जम्मू कश्मीर में भी रूल में है, सरकार में है, क्या हो गया? क्या पा लिया? वो मुझे बताओ ना। क्यों नहीं मिलिटेंसी रुकी? क्यों नहीं टारगेट किलिंग रुकी? क्यों नहीं लोगों की जानें रुक रही हैं? भाई क्यों सेना वाले मर रहे हैं? सवाल का जवाब दो। हमें चिढ़ा रहे हो जैसे वो ना सम्मान के साथ लो यार। दिवाली में पटाखे फटते हैं, ऐसे फटने से कुछ फायदा नहीं है अब, ठीक है ना? सीरियस होके सोचो, सीरियस होके सोचो। भैया आप, ये कश्मीर है मेरी जान, ये कश्मीर है। कश्मीर में नेहरू से लेकर प्रधानमंत्री मोदी तक सारे एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं। कश्मीर में कुछ नहीं बदला। जो कश्मीर 1947 में था वो कश्मीर आज भी है। कश्मीर में कुछ बदलने वाला नहीं है मेरी कश्मीर में जान। बहुत कुछ बदला। भट्टी साहब, मुझे लगता है कि आप देख नहीं पा रहे हैं कश्मीर में क्या कुछ बदला है, ये आप महसूस करना नहीं चाहते हैं। के दौरान वहाँ के लोग कहते रहे, वहाँ की नहीं बदल गया ना कश्मीर में, सबकी टारगेट किलिंग आ रही है, रोज जंगलों में आर्मी और सेना के जवान मर रहे हैं, यही बदल रहा है। कश्मीर के विकास को आप नजरअंदाज कर रहे हैं मानने को तैयार नहीं है। क्योंकि आपने एक चश्मा लगा रखा है, उस चश्मे से आपको दिखेगा ही नहीं। चश्मा उतारने के बगैर भी बोलूंगा कुछ नहीं हो रहा कश्मीर में, चश्मा उतारने के बाद भी बोल रहा हूँ। ललित अंबरदार जी, आपको डिबेट में लेकर आना चाहूंगा। गुणगान करते हैं पाकिस्तान। आप सुन रहे होंगे भट्टी साहब को। भट्टी साहब तो 10 साल से बोल रहा भैया, 10 साल भी वही बोल रहा था, आज भी वही बोल रहा है कि कश्मीर में ये चलता रहेगा। ललित अंबरदार जी, बैठ के बात नहीं करेंगे।
क्या चलता रहेगा? अरे भैया मैं चाहूंगा, मैं काफी देर से सुन रहा हूँ जी। कि जो इन्होंने अभी बोला, तो इनको आप पूछ रहे थे कि भारतीय, तो क्या आपको इनके स्टेटमेंट से लगता है ये भारतीय है? अगर आप कितना भी चाहे ये बोले मेरा आधार कार्ड भारत का है, मैं चाहूंगा इसका जवाब जो है नेशनल काउंसिल की जो वहां पर रिप्रेजेंटेटिव बैठे वो इनको जवाब दे, क्योंकि वो भी मुसलमान है, वो भी मुसलमान है, और कश्मीर अपने आप को कश्मीरी बोलते हैं, और दोनों पाकिस्तान के साथ बातचीत करना चाहते हैं। फारूक अब्दुल्ला भी चाहता है, ये भी चाहते हैं। जरा एक दूसरे बात करें, जो उन्होंने बोला इनसे सहमत है। नीलोफर जी एक सवाल उठा रहे हैं, ललित जी के आपने सवाल सुना होगा, जरा उसका जवाब दे दीजिए। मुझे लगता है जम्मू कश्मीर में खाली मुसलमान नहीं रह रहे हैं, जितना हक मुसलमानों का है उतना हक अमरदार जी का भी है। बेहतर होगा अमरदार जी अपनी लैंग्वेज में इनके साथ बात करें। मैं सुन लूंगी, जहां मुझे लगेगा मैं टोकूंगी। हिंदू नहीं करेगा ना अपने धर्म के हिंदू ऊपर नहीं, अरे आप भी तो यहाँ के वासी हैं, आप क्यों नहीं करेंगे? आप क्यों नहीं करेंगे? आप मुसलमान को मुसलमान से टकरा कर, मुसलमान को पंडित से टकरा कर क्या हासिल करना चाहते हैं? नीलोफर जी, क्या वकार भट्टी जैसे जी की ये बातों मेरा का भाई है समर्थन वकार करती हैं भट्टी, क्या? वैसे आप है, वैसे आप नीलोफर है। जी, जितना हक मुझे है बात नीलोफर करने जी, का, उतना क्या हक आप आपका वकार है। भट्टी जी की बातों का समर्थन करती हैं क्या? मैं किसी की बात का समर्थन नहीं करती हूँ। अलबत्ता मैं इस चीज का समर्थन करती हूँ जो आज डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने कहा, सही मानों में हमें वो लोग जो इसके पीछे है, चाहे वो लोकल है चाहे वो कोई भी है, क्योंकि ये पहली दफा नहीं है। जबकि मैंने आपको अभी जिक्र किया एक आर्मी रिपोर्ट का, टीएसडी जब बनी थी जनरल वीके सिंह के दौरान, उस वक्त भी एलिगेशंस लगी थी 2013 में। तो उस वक्त भी अगर प्रोब करा दिया गया होता तो शायद जो खदशे आज हो रहे हैं वो खदशे क्लियर हुए होते। तो जरूरत है वक्त की। नहीं, लेकिन उन्होंने भट्टी साहब ने एक सवाल उठाया और कहा कि पाकिस्तान से बातचीत करनी चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस का इस पर क्या स्टैंड है? देखिए, फारूक साहब ने उस पर जो स्टैंड था पहले ही बता दिया है, मुझे उस पर बात करने की जरूरत नहीं है। जरूरत इस वक्त ये है जो आपका टॉपिक है हम उस पर बंधे रहे, उसके आगे जो जुरिस्डिक्शन है वो हमारा नहीं। ललित जी, आप कुछ कह रहे हैं? बोलेंगे कुछ? पाकिस्तान से इनका रिश्ता क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह का कुछ नहीं बोलेंगे? जबान इनकी लड़खड़ा जाती है, बोलते हैं कि हमारे लोग मानेंगे, लेकिन पाकिस्तान में मरवान के कलमा ना पड़े तो अच्छी बात है, अच्छी बात है। जब दिल से आप नहीं मानते किसी चीज को, आप सेंसिटिव चीजें होती है मजहब की, आपको कोई हक नहीं देता आप किसी के बारे में बात करें, आपको कोई हक नहीं है। ये चीजें सेंसिटिव है, आप उन दायरों में ही रहिए, उन दायरों को आप क्रॉस नहीं कीजिए। अनंत अमित जी, देखिए मैं आता हूं अनंत अमित जी से सवाल का जवाब ले लेता हूं। आपने भट्टी जी को सुना होगा, जरा जवाब दे दीजिए, फिर मैं जाऊंगा उनके पास। 370 हटेगा यही कह रहे थे ना, सब कुछ ठीक होगा, क्यों नहीं हो रहा ठीक? 370 जिम्मेदार था उसका, आज कौन जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार है? अनंत अमित जी, इसका जवाब आप दीजिए। आपने कहा था 370 हटेगा, यहाँ कोई आतंकवादी हमला नहीं होगा, 6 महीने में सब क्लियर होगा। देखिए 370 हटने के बाद जिस तरीके से विकास पिछले 6 वर्षों में कश्मीर के अंदर और जम्मू के अंदर, खासकर कश्मीर के अंदर, चाहे तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट चल रहे हो, हम भी कश्मीर में चुनाव में रहे, चुनाव से पूर्व भी जाना आना लगा रहा। आशीष जी, वहां के लोग, वहां की आवाम भी ये कहती रही कि निश्चित तौर पे जो भी निवेश आए हैं वो 370 हटने के बाद, नीलोफर जी, ये पता नहीं चल रहा है आप निवेश को कैसे दरकिनार कर रही हैं? जो अनंत अमित जी कह रहे हैं निवेश आया है। कर रहे हैं, आप देख लीजिए हमारा अनएम्प्लॉयड यूथ इस वक्त कहाँ पहुंचा है, किस कगार पर पहुंचा है। खुदकुशियां यहाँ हो रही है, ड्रग्स फैल गया है, ड्रग्स फैल गया है। किस विकास की बात कर रहे हैं? वो विकास जब इंसान को पता नहीं होता, बेचारा जॉब कर रहा होता है, शाम को नोटिस आती थी इसको भाई नौकरी से आपको निकाल दिया, उस विकास की बात कर रहे हैं। वो अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो क्रॉस कर गया है इस वक्त यहाँ पर उड़ता पंजाब बन गया है, उस विकास की बात कर रहे हैं। वाइन शॉप को खोलना कोई विकास नहीं होता। घर घर गली गली कुचू कुचू में जो इन्होंने वाइन शॉपें खोली है वो विकास है। इस रिंग रोड की ये बात कर रहे हैं, 4 जो ये नेशनल हाईवे पर काम चल रहा है इस वक्त, ये आप देख लीजिए किसके दौर में हुआ है, किसके दौर में हुआ है। जो पुल 10 साल से बन रहे हैं, अब जो प्रोजेक्ट पहले अप्रूव हुए थे उनकी रिबन काटना, वो विकास है। विकास किस चीज को कहते हैं? गुमराह करने का काम कर रही थी, लेकिन विगत 10 वर्षों मैं सुन नहीं रही हूँ आप क्या बोल रहे हो। नहीं, वो सुन रही है, आप बोलिए। तो विगत 10 वर्षों में आप ये बताइए ना, पत्थरबाजी की घटनाएं बंद क्यों हो गई? सिर्फ एक नीलोफर जी, पत्थरबाजी की घटनाएं बंद हुई है, अच्छी बात है, अगर बंद होगी तो बहुत अच्छी बात है।
जो चीज अप्रिशिएट करने के लायक होगी तो वो तो हम करते हैं। जो विकास की बिल्कुल पत्थरबाजी बंद हो गई है। जो विकास, अच्छा ये बताइए, टारगेट किलिंग स्टार्ट हो गई है, क्यों हो गई है स्टार्ट? अगर 370 हट गया क्यों हुआ? कश्मीर में पिछले 15 दिन में अभी हुकूमत को हो गए, 7 हमले हो गए, क्यों हुए? कौन जिम्मेदार है? किसका फेलियर है? यही तो हम भी किसका फेलियर है? कौन लेगा इसकी जिम्मेदारी? क्यों नहीं हो रहे थे? सरकार लेगी, जिसके हाथ में ये सब है ही नहीं। जब हम यूटी में चलने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ के लोगों को चुनाव में आप झूठे वादे करते रहे, लोगों को गुमराह करते रहे, युवाओं को एक नया शगुफा देते रहे, उसी का ये उदाहरण है ना। तो हाँ जी, भट्टी साहब बताइए क्या कह रहे थे आप, बोलिए। देखिए, हाँ, मोदी जी ने कहा था कि 370 खत्म करने से, और 370 इसलिए खत्म किया जा रहा है क्योंकि मिलिटेंसी खत्म होनी चाहिए, और पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए हम 370 को खत्म करेंगे। मिलिटेंसी खत्म होने के लिए 370 को हमने खत्म किया था। तो ठीक है, अगर मोदी जी ने 370 को खत्म किया था मिलिटेंसी खत्म करने के लिए, किलिंग्स खत्म करने के लिए, तो एक सजाव मैं भी अब दे रहा हूं कश्मीर से, और कश्मीर पूरा सजाव ये दे रहा है कि एक एक्सपेरिमेंट आप और कर सकते हैं। जहां तक मुझे लग रहा है कि आप 53 की पोजीशन वापस दे दे, तो मुझे लगता है इससे भी मिलिटेंसी खत्म हो सकती है और किलिंग्स नहीं होगी अगर 53 की पोजीशन वापस आ जाती है तो। ये आपका सुझाव है, ये कश्मीर का सुझाव नहीं है। लेकिन मैं आपके पास आना चाहूंगा ललित अंबरदार जी, आप बहुत देर से कुछ कह रहे थे। नीलोफर जी को पूछिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस को पूछिए, ये है कि नहीं? बोल सकता हूं जी। आप बोलिए ललित जी, आप लंबे समय से आप नहीं बोले, आप बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूं, कश्मीर जहाज जो है एक लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम नहीं है। कश्मीर में जो पिछले खासकर 32 साल से आपने सुना है देश के अंदर एक मूल निवासी हिंदू का नरसंहार होता है, रेप, मर्डर और मास मर्डर होता है। आज तक कभी आपने कश्मीर से फारूक अब्दुल्ला सुना जिन्होंने कश्मीरी हिंदू का नरसंहार किया था, उनको सजा मिलनी चाहिए। मैं हम बीजेपी को कहना चाहिए, बीजेपी के रिप्रेजेंटेटिव है, आपने तो अभी तक ये औपचारिक स्तर पर नहीं माना जो नरसंहार हुआ, जो रेपिस्ट मास मर्डर वहां पे खुला घूम रहे, एक को भी सजा दिलाई आपने। और हमने ट्रिब्यूनल की मांग की है। जब ट्रिब्यूनल बिठाएंगे ना, आप उस ट्रिब्यूनल बिठाएंगे कि उस वक्त के तत्कालीन मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला जो कायर की तरह 19 जनवरी और 1990 को भाग गया था, इन्हीं जहाजों से डर के आज कहता कि मैं तहकीकात करूंगा ये कौन है कैसे है, तो उसकी तहकीकात करो क्यों डर के भाग गया था और हिंदू को छोड़ गया था उन जहाजों के हवाले। दूसरा, उस वक्त जो तत्कालीन पहला मुसलमान होम मिनिस्टर मुफ्ती मोहम्मद सैयद, उसने अपनी बेटी को छुड़ाने के लिए बहुत खूंखार आतंकवादियों को छोड़ दिया, लेकिन कश्मीर के अंदर हिंदुओं को बचाने के लिए उसका लकवा लग गया था, उसको तहकीकात मरणोपरांत होनी चाहिए। और आप नहीं कर रहे हो, आप उनको चाय पे कॉफी पे बुलाते हो, चाय पे बुलाते हो। जब महबूबा मुफ्ती को चाय पे बुलाते हो, आपके घर में घुसी भी नहीं है, वो बाहर कहती है पहले पाकिस्तान से बात करो। अरे आपको समझ जानी चाहिए, कश्मीर जहां तक मिलिट्री प्रॉब्लम है, 370 और 35 हटाने से जहाज खत्म नहीं होगा। नीलोफर जी, आप कुछ कह रही थी। हटाया तब ये कहना था 370 का मुद्दा नहीं है। आज ये अपनी बात से खुद पलट रहे हैं। कमीशन का समर्थन हमने भी किया, 10 साल से ये हुकूमत में बैठे हुए हैं। जो लोग उसमें मुलव्वस थे तो 10 सालों से ये फेल क्यों हुए? क्यों नहीं उन्होंने उन कल्प्रेटों को जो उसके पीछे थे उसको सामने लाया? ये ब्लेम गेम इनका चलता रहा है। बेसिकली ये डाइवर्शन है, ये कहना इनका कि भाई ये मुलव्वस है। आप इनसे पूछ लीजिए, 10 सालों में हुकूमत आपकी थी, आपने क्यों नहीं जिम्मेदारी ले ली? अनंत अली साहब, इस सवाल का जवाब आप दीजिएगा। क्यों नहीं लाया उन लोगों को सामने? ये ब्लेम गेम कब तक चलता रहेगा? आप अपना फेलियर एक्सेप्ट कीजिए, अपना फेलियर एक्सेप्ट। पहला ही इंटरव्यू में बोला था, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, मुझे मालूम है जो 90 में हुआ था दोबारा होगा। आपने उससे पूछा हो क्यों कहा? इनका जो पहले लोकसभा में बारामूला में नेशनल कॉन्फ्रेंस का एमपी था, उसने तो लेजिस्लेटिव असेंबली बोला था पाकिस्तान जिंदाबाद। बाहर पत्रकार नेशनल कॉन्फ्रेंस का बाहर पत्रकारों ने पूछा क्यों किया, बोले मैं मुसलमान हूं, मैं भावुक हो गया। और फारूक अब्दुल्ला ने उसको इनाम दिया, उसको लोकसभा की टिकट भी दी। और मैं हैरान नहीं होता कि लोकसभा में पाकिस्तान जिंदाबाद होता है। आप जिनके साथ बात कर रहे हो ना, इन्होंने 70 साल से हिंदुस्तान को बेवकूफ बनाया है। टाइम आप अंडरस्टैंड, कश्मीर जो है ना, हिंदुस्तान में दर्जनों कश्मीर उभर के आएंगे, आपको पता नहीं चलेगा कि हिंदुस्तान में हिंदू की हालत क्या हो रही है। ये बीजेपी को की बात है। आप देश जीत रहे हो ना। 1948 में सरदार पटेल ने कलकत्ता में बोला था, आपने तो पाकिस्तान बनाया, यही रह गए, आपको रातों रात दिल कैसे बदल गया? और आप जाके उनको सड़कें चाहिए क्या? आप उनको सड़कें चाहिए, उनको बैग चाहिए? आतंकवादी तोड़फोड़ करता है, तोड़ता है, मारता है। वो खाली मारने के नहीं आता, वो मारने और मरने के लिए वो जहादी जो है वो आसमानी बचाता है। उसको तो खुदा चाहिए मरने और मारने में, और काफिर को मारने में। और आप कह रहे थे एक सवाल का जवाब यहाँ पे नीलोफर जी से ले लेना है।
जब नीलोफर जहाज शुरू जी, हुआ था उससे पहले शाम क्योंकि यहाँ पर अंबरदार जी बार बार ये सवाल उठा रहे हैं पाकिस्तान को लेकर, क्या वाकई एनसी का स्टैंड अभी भी वही है कि पाकिस्तान के साथ बातचीत होनी चाहिए? मुझे बता दीजिए, कल गोली चली, उसमें एक उस्मान और एक दूसरा शायद संजय था, क्या नाम उसका था, वो दूसरे मजहब से ताल्लुक रखता था। जो ये कह रहे हैं ना कि जो आतंकवादी आते हैं वो एक ही रिलीजन को निशाना बनाकर यहाँ इस्लामिस्ट फैलाना चाहते हैं या क्या करना चाहते हैं। आप इनसे पूछ लीजिए, क्या मुसलमान नहीं मारे गए यहाँ पर? हजारों की नहीं बल्कि लाखों की तादाद में, लाखों की तादाद में उनके घरों को खत्म कर दिया गया। हजारों की तादाद में जो जवान है मुसलमान ताल्लुक रखते हुए, आतंकवादी होता है उसकी गोली पर हिंदू मुस्लिम नहीं लिखा है, आतंक फैलाना लिखा है। उसको इसके इसलिए मारते खिलाने हैं से क्योंकि क्या वो होगा? हिंदुस्तानी फौज में है, सब जानते हैं हिंदुस्तानी कि है, यहाँ पर उसको इसलिए मुसलमानों मारते ने हैं कि मुसलमान है। कितनी चाहते दी इस हुई है, मुसलमान औरत का कितनी जहाज चाहते दे दी है। क्या बताइए? अरे एक क्या बोल रहे, क्यों मुसलमान नहीं हुआ, औरत का बताइए क्यों नहीं जिसका हुआ, जहाज ने बलात्कार क्यों किया, नहीं हुआ, जैसे कश्मीरी क्यों हिंदू नहीं को हुआ? क्या था? आप अपने हिंदुस्तान को फैक्ट्स को सही बेवकूफ मत कीजिए, बनाइए। दुरुस्त कीजिए, अफगानिस्तान में कौन किसको दुरुस्त मारा है? कीजिए। मुसलमान को आप मारा अपने है। फैक्ट्स को दुरुस्त गवर्नमेंट कौन कीजिए। किसको मारा? क्यों नहीं हुआ? मुसलमान जितना को मारा है। जुल्म का आप शिकार ये मत एक दुनिया को सबका हुआ, बेवकूफ उतना बनाइए कि दूसरा भी हुआ। मुसलमान को नहीं मारा। आप ये मत शिया कीजिए, सुन्नी की आप जंग एक पिछले डायरेक्टिव 1400 साल उसमें पुरानी मत है। ले मुसलमान लीजिए। मुसलमान को मारा। आप देख ये मत लीजिए बोले कि कितने वो मुसलमानों को बड़े मारा ये- गया। ये जो आपका जो आतंकवाद हिंदू होता है मुजाहिदीन उसका जो कोई है वो मजहब नहीं सूफी होता संत है वहाँ पे। है। उसको आप यासीन मलिक मजहब क्या की सूफी शक्ल है? मत दे दीजिए, बेटा कराड़ी ये सूफी है। उसको आप आपने शक्ल मत अपने दे शेख दीजिए खुदा की मजहब की। मजार को सिक्योरिटी में क्यों रखा हुआ है? आतंकवाद आनंद का जी, कोई आप कुछ मजहब कह नहीं रहे हैं? होता। खुदा की मजार को सिक्योरिटी क्यों दे रखी है 24 घंटे? Terrorism, उनको militancy किससे has दे रहे no religion, has nothing to do with the religion. लेकिन नीलोफर आप जी, आपने terrorist सवाल का को जवाब religion नहीं का दिया। नाम नहीं दे सकते, नहीं एक दे मिनट, सकते। अंबरदार जी, नहीं दे जैश सकते। मोहम्मद है, किसने अंबरदार हजारों जी, की एक तादाद सेकंड में के लिए यहाँ पर रुकिएगा। मुसलमान मारे गए हैं। आजादी का हमने मतलब ये नहीं कहा, आपका हमने ये नहीं आपका कहा जो भैया एमपी एंटी था मुस्लिम था। लोकसभा में, जब वो बोलता है पाकिस्तान जिंदाबाद क्योंकि मैं मुसलमान हूँ, भावुक Much हो गया, water उसका has क्या मतलब flown, है? much water has flown since आपकी 10 साल से रावलपिंडी आप के साथ हुकूमत है। में बैठे थे, दिल्ली के साथ क्या आपको किया? चाहिए 10 दूरी साल और से आप रावलपिंडी के हुकूमत साथ में चाहिए बैठे थे, नजदीकी। क्या किया? हाई टाइम यू कुछ बीजेपी आप जिम्मेदार लोग अंडरस्टैंड थे, कीजिए क्यों नहीं कि आपने उनको आपका लाया? दुश्मन देश के अंदर क्यों है। नहीं आपने उनको बुक किया? पाकिस्तानियों को क्यों तो नहीं किया बॉर्डर पे बुक? संभाल लेंगे जो 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 चिल्लाने देश से के अंदर कुछ नहीं 70 होगा। साल से You जिनको should सांप accept जिनको your दूध failure. पिलाया जा रहा है सांपों You को, should उनको accept कैसे your चेक करोगे? failure. नहीं तो मालूम कर रहा हूं मैं, कब से कर रहा हूं, ये जहाज ऐसे खत्म नहीं होता। दुनिया में कहीं हुई जहाज की लड़ाई खत्म नहीं होगी। और जो मेन स्ट्रीम इस्लामी से ना, ये सबसे ज्यादा खतरनाक है। इनको इनको ध्यान रखिएगा। ये 3 दिन कौन पहले बोला था कि इसको पाकिस्तान के साथ पनपने कैसे दे बात रहा होगी, है? आज क्या था कौन कि इसको इस पे पनपने? इंक्वायरी बिठाओ, जहाजों के साथ 9/11 में बिठाओ, मुंबई में अरे मैसेकर 10 हुआ था, सालों से आप हुकूमत में थे। आपने सबको क्यों नहीं गिरफ्तार किया? सिर्फ Who एक को are क्यों the गिरफ्तार people किया? ये responsible? पूछ रहे हैं आपको। Who are पाकिस्तान the अब people तालियां बजा रहा responsible? होगा। मैं ये भी 2013 की बताना जो चाहता रिपोर्ट हूं, आई आप उसको पाकिस्तान के नकारते डिफेंस हैं, मिनिस्टर ने वो तो हमारे इनके जवानों लिए ने दे दी कैंपेनिंग की थी। वो तो हमारे इनके जवानों ने दे दी। के लिए बोला था कि ये इन्हीं को वोट 2013 में भी रिपोर्ट आई थी, जिनको वोट देना उसका क्या हुआ? हमीद मीर के द्वारा। हमीद मीर वहाँ का बहुत बड़ा पत्रकार है। उस पर तो क्या लास्ट कहना है आपका? उसका जो अमरदास जी, आप उस पर खसूट क्या देख कहना है? लीजिएगा। पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर उस पर क्या हमीद कहना मीर है के आपका? द्वारा बोला था कश्मीर के अंदर आप नेशनल कॉन्फ्रेंस मुझे बताइए ना उस पर क्या कहना है? जो आर्मी की रिपोर्ट आई थी ना टीएसपी पर, उस पर क्या कहना है आपका? इन्होंने कुछ बोला? बोलिए ना। मैं भी आपसे बोल रही 2013 में जो आर्मी की रिपोर्ट आई थी टीएसपी पर, उस पर क्या कहना है आपका? एक मिनट के लिए एक सवाल नीलोफर जी से ले लेने दीजिए। ये लोग क्या करेंगे? ये लोग तो कुछ नीलोफर जी, मरता तो गरीब सवाल मेरा अभी भी वही है, क्या एनसी का स्टैंड पाकिस्तान से बातचीत करने को लेकर अभी भी वही है जो फारूक साहब ने पहले कहा था? देखिए अंबरदार जी, जो लेफ्ट राइट खेल रहे हैं ना, इनको आप बता दीजिए जो 2013 में टीएसडी पर आर्मी रिपोर्ट आई थी, उस पर क्या कहना है इनका? अरे अंबरदार जी को छोड़िए, आप क्या कहना था? उस पर क्या कहना है आपको? में कौन था? अरे बता दीजिए ना, राहुल गांधी, सोनिया गांधी मुझे बता दीजिए क्या कहना है उस पर? सोनिया गांधी क्या से कहना है पूछे। उस पर? वो हमने थोड़ी प्रोब किया था, वो किसने प्रोब किया था? वो रिपोर्ट कहाँ से आई थी? 2013 किसने किया? वो इंक्वायरी करवा दी, किसने किया? सोनिया गांधी से अनंत मलिक के पास जाना चाहूंगा। किया? अंबरदार जी एक मिनट रुकिए। अनंत मलिक, अनंत अमित जी बहुत समय से कुछ नहीं कह रहे। अनंत जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी, नीलोफर की बात तो बहुत अच्छी कर रही है। ये कह रही है कि आतंकवादियों की कोई जात नहीं होती। तो ये नीलोफर जी से मैं पूछना चाहता हूं कि आपकी पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं, आपके पार्टी के जो रहनुमा हैं, जो बाप और बेटे की जो सरकार है, उनको ये ज्ञान है क्या? अरे ये बाप और बेटे की सरकार नहीं है, नहीं, लोगों की सरकार नहीं, आपको पता होना चाहिए। नहीं, और इस लोगों की नहीं, सरकार में आपने मुक्ति खाई है, वो भी कश्मीर में। आई समझ में? ये जो आप ये डायनास्टी चला रहे थे ना, आज आपने देखा कश्मीर में क्या हुआ। एक सीट आपको नहीं मिली, एक सीट नहीं मिली। क्या बाप और बेटे की सरकार बोल रहे हैं आप? आप अपना सवाल लीजिए अनंत जी। है उसका अपमान कर रहे हैं आप अपमान मत कीजिए लोगों के मैंडेट का।
देखिए, मैंडेट का मैं पूरा सम्मान करता हूँ। जनता भगवान है हमारे लिए, हम जनता का जानते हैं, जनता की सेवा कैसे की जाती है। हम आपसे ये सीखने की जरूरत नहीं। आप ये बताइए, आप 2013 की बात कर रही है, 2013 में केंद्र में किसकी सरकार थी? आपने उस समय क्यों नहीं मुद्दे उठाए? मैं सुन नहीं पा रही हूँ, क्या कह रहे हो आप? से लेकर आज 2024 तक के 10 वर्षों की बात आप कर रही है। 10 वर्षों में देखिए, घाटी में जाइए, जिस तरीके से घाटी में विकास के जितने काम किए जा रहे हैं, चाहे वो हाइड्रो प्रोजेक्ट हो, चाहे वो बिजली की बात हो, चाहे वो अस्पताल की बात हो, चाहे आईआईटी की बात हो, चाहे एम्स खोलने की बात हो, ये 10 वर्षों अरे में मोदी के नेतृत्व हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, लोग शहीद हो रहे हैं, प्रोजेक्टों को क्या करना है? काम हुए वहाँ की आवाज आपके प्रोजेक्ट को क्या करना है? हमें वोट देना, हम सरकार जो वादा आपने 5 अगस्त 2019 को किया, जो जहादी जिस घर में बैठे हुए थे, उनके घर में सो रहे थे, खा रहे थे, उनसे पूछिए ना, उनको जेल में डलवा दीजिए ना, उनको रिकमेंड कर दीजिए। फारूक अब्दुल्ला को बोलिए, जिस खानियार के अंदर भी एनकाउंटर चल रहा है, वहाँ के घरों में जाइए, वहाँ पे जाइए, उनको सबको हिंदुस्तान से निकलवा दीजिए। बोल दे शेख को, ये तो सीक्रेट नहीं है ना, घर उड़ा दिया ना उनका। आपके बगल में घर के अंदर, श्रीनगर के शहर के अंदर जहादी पढ़ रहे हैं, उनको नहीं बोलोगे आप? पाकिस्तान को आप आइडेंटिफाई कीजिए ना, जब आपको पता है पढ़ रहे हैं, के अंदर आप आइडेंटिफाई कीजिए, आपके सुनने वालों आप आइडेंटिफाई कीजिए, जब आपको पता है नहीं पढ़ रहे हैं, रहते, वो बड़े हो रहे इनके हैं, पड़ोसियों के आप घरों में आइडेंटिफाई रहते। कीजिए। हमारे जो कश्मीरी आप हिंदू का क्यों नहीं नक्शा आप आइडेंटिफाई या करते? तो इन्होंने आप खुद कश्मीर किया में नहीं या रहते? इन्होंने मुंह में ताला लगाया। आप आइडेंटिफाई कीजिए ना। हिंदू का नक्शादार होता है, ये अपने आप को, अरे आपको तो आइडेंटिफाई करना चाहिए, सेक्युलर कहाँ पर बोलते है, हैं। और कौन बीजेपी लोग है? अभी तक 10 साल हो गए, कितने साल हो गए? 10 साल से 50 साल होने वाले हैं, अभी तक नीलोफर जी एक मिनट, आनंद जी एक सवाल नीलोफर जी से मुझे लेने दीजिए। नीलोफर जी, क्या ये पाकिस्तान की बौखलाहट है? क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि जब एनसी की सरकार बनेगी तो 370 और 35A का जो मुद्दा होगा वो उसको पुरजोर तरीके से रखेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उमर अब्दुल्ला साहब ने उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया। तो ये क्या बौखलाहट के बाद ये आतंकवादी घटनाएं बढ़ रही है क्या? पहले ही मैं यहाँ पर बता दूं कि जो हमारे मैनिफेस्टो पर चीजें हैं, हमने कोई भी चीज ठंडे बस्ते में नहीं डाली है। आप खुद जानते हैं कि जो जो चीजें मैनिफेस्टो में है, हम पूरी शिद्दत से कोशिश समय करेंगे। के लिए तो नीलोफर जी ठंडे बस्ते में है ना? हमने कोई चीज ठंडे बस्ते में नहीं डाली। अभी तो 15 दिन, अभी आप खुद ही बोल रहे थे 15 दिन हुकूमत को हो गए, आप खुद ही कह रहे 15 दिन हो गया, तो 15 दिन में आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? जो 10 साल में बीजेपी नहीं कर पाई, तो आप चाहते हैं कि 15 दिन में हम कर नीलोफर लें? जी, मतलब आप ये कहना चाहते हैं वही कि चाहते हैं। पाकिस्तान की बौखलाहट नहीं है? बोले ये इसको जो तुमने चुना है खाली कश्मीरी मुसलमानों को ख्याल नहीं रखेगा, ये पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को ख्याल करेगा। वो आदमी जो इंटरव्यू में कहता है कि कश्मीर के अंदर 1990 की दहशतगर्दी दोबारा होगी, जब इंटरव्यू ने पूछा आप क्या धमकी दे रहे हो, कहते नहीं, मैं इसी समाज से आता, मुझे मालूम है ये होगा। हर लफ्ज के बाद नरेंद्र मोदी को वो बोलता है कि दरिद्रता है। आप इनको विश्वास करते हो? आनंद जी, आप कुछ कह रहे थे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप 10 वर्षों की बात, 10 वर्षों का हिसाब मांग रही है। अरे आपके साथ जो गठबंधन की सरकार है आपकी, कांग्रेस से आप 70 वर्षों का हिसाब नहीं मांग रही है और 10 वर्षों का हमसे हिसाब मांग रही है। हम तो हिसाब देने को तैयार है। हम तो कह रहे हैं कि विगत 10 वर्षों में हमारी केंद्र की सरकार ने जम्मू कश्मीर में चाहे युवाओं को नौकरी देने की बात हो, चाहे अस्पताल एम्स बनाने की बात हो, चाहे विद्यार्थियों को आईआईटी में एडमिशन देने की बात हो, आईआईटी खोलने की बात हो, चाहे वो आनंद जी, जो सवाल मैं नीलोफर जी से ले रहा था वही सवाल आपसे ले लेता हूं कि क्या आपको लगता है कि ये पाकिस्तान की बौखलाहट है? क्योंकि उमर साहब ने 370 और 35A को ठंडे बस्ते में डाला है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। आपकी बिल्कुल ये पाकिस्तान की बौखलाहट है। पाकिस्तान को ये लगा कि एनसी की और कांग्रेस की सरकार आएगी, हमारी गतिविधियां बढ़ जाएगी, आतंकवादी बढ़ जाएंगे और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो भारत में सरकार चल रही है उस सरकार को अस्थिर कैसे करेंगे, उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण होगा। लेकिन ये नहीं हो पा रहा है, ये पाकिस्तान की बौखलाहट है और हम पाकिस्तान को ये कहना चाहते हैं कि आप बौखलाहट में जो जी रहे हैं, आप गलतफहमी मत रहिए। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, हम ईट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं और 10 वर्षों में और बिल्कुल ईट का जवाब पत्थर से ही दिया जाएगा और हमारी जो सेना है वो दे भी रही है। अनंत अमित जी आपका, ललित अंबरदास जी आपका, नीलोफर मसूद जी आपका और वकार भट्टी साहब आपका, आप चारों का जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया। कश्मीर को लेकर सबने अपनी बात रखी, लेकिन सवाल यही उठता है कि फारूक साहब को इस समय इस तरह के बयान देने की जरूरत क्या आन पड़ी? क्या इसके पीछे कोई दूसरी एक मंशा थी या बयान देने यूं ही उन्होंने बयान दिया था? बहरहाल बुलेटिन में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर